1947 से लेकर आज तक क्यों पाकिस्तान ने कश्मीर पर नापाक नजर रखी? कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारी शांति भंग करने की साजिश रची? क्या था उनका खौफनाक ऑपरेशन जिब्राल्टर और कैसे हमारे वीर जवानों ने उनके हर नापाक इरादे को धूल में मिला दिया? जुड़िए हमारे साथ उस गौरवशाली इतिहास के सफर पर जहां भारत के बेटों ने अपनी जान हथेली पर रखकर मातृभूमि की रक्षा की और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। देखिए 1965 की युद्ध की अनसुनी कहानियां आज के इस वीडियो में। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो विभाजन की काली छाया कश्मीर पर भी पड़ी। तब से लेकर आज तक कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा घाव बन गया है जो रिश्ता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस पवित्र भूमि पर अपना अवैध दावा ठोकता रहा है, जबकि कश्मीर सदियों से भारत का मुकुट रहा है, उसका अटूट हिस्सा रहा है। 1947-48 में हुए पहले भारत पाकिस्तान युद्ध ने इस जख्म को और गहरा कर दिया। इसके कारण एक लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की एक गहरी खाई है। अगर आप 1947-48 इंडो पाक वार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने लोगों को एक झूठा सपना दिखाया। उसने कहा, हम कश्मीर के मुस्लिम भाइयों को हिंदू शासन की बेड़ियों से आजाद करा रहे हैं। कश्मीर को बंटवारे का अधूरा हिस्सा बताया गया और इसलिए इसे पूरा करना पाकिस्तान ने अपनी तथाकथित जिम्मेदारी मान ली और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसने नापाक इरादों के साथ अपना कायरतापूर्ण ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। लेकिन पहले इंडो पाक वार में हुई पिटाई के बाद भी पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? आइए जानते हैं। पहला रीजन था पश्चिमी गुट का समर्थन। सिख युद्ध के उस दौर में जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी, भारत ने गुट निरपेक्षता का परिचय दिया, जबकि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट की गोद में बैठ गया। इससे पाकिस्तान को अमेरिका से आधुनिक हथियार और भारी आर्थिक सहायता मिली, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए किया। दूसरा रीजन था भारत चीन युद्ध 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी कमजोर है और कश्मीर पर हमला करने का यही सही मौका है। पाकिस्तानी हुक्मरान राष्ट्रपति अयूब खान, जो पहले सेना के कमांडर इन चीफ थे, इस भ्रम में जी रहे थे कि कश्मीर की मुस्लिम आबादी भारतीय शासन से त्रस्त है और इसलिए एक विद्रोह भड़काकर वे इसे आसानी से पाकिस्तान में मिला सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन था पंडित जी का निधन। 1964 में जब पंडित नेहरू का निधन हुआ तो भारत की राजनीति में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। पाकिस्तान ने इसे भारत की पीठ में छुरा घोंपने का सही समय माना, क्योंकि नई सरकार थी और नेता अपेक्षाकृत अनुभवहीन थे। पाकिस्तान ने अपने कैलकुलेशन तो बढ़िया कर लिए, पर क्या ये कैलकुलेशन सही थे? क्या वही हुआ जो वो सोच रहा था? ऑपरेशन जिब्राल्टर का एकमात्र उद्देश्य था कश्मीरियों के भेष में प्रशिक्षित आतंकवादियों को एलओसी पार कराकर कश्मीर में भेजना, ताकि वे आम लोगों को भड़का सकें और तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम दे सकें। पाकिस्तान का मानना था कि जैसे अरबों ने जिब्राल्टर को जीतकर यूरोप में अपना दबदबा बनाया था, वैसे ही अगर वे भारत के जिब्राल्टर यानी कश्मीर को जीत लेते हैं तो पूरा भारत उनके सामने घुटने टेक देगा। परंतु इतिहास को दोहराने की ये ऊंची कोशिश कभी सफल नहीं हो पाई, बल्कि खुद इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। 5 अगस्त 1965 की रात में लगभग 33,000 पाकिस्तानी सैनिक धोखे और फरेब का सहारा लेते हुए कश्मीरी लिबास में एलओसी पार कर भारत की पाक सरजमी पर घुस आए। उनका काम था पुलों, टेलीफोन ऑफिसों और सरकारी इमारतों पर कब्जा करना और भोले भाले कश्मीरियों को बरगलाना। लेकिन कश्मीर के लोगों ने जल्द ही पहचान लिया कि ये घुसपैठिए उनके अपने नहीं हैं। उनकी अजनबी भाषा, संदिग्ध हरकतें और बुरे इरादे किसी से छिप नहीं सके। 15 अगस्त को भारतीय सेना को इन पाकिस्तानी घुसपैठियों की पूरी खबर मिल गई। जो अंधेरे में छिपकर आया था, अब उसका शिकार शुरू हो गया। स्पेशल कमांडोज को इन देशद्रोहियों को पकड़ने या मार गिराने का जिम्मा सौंपा गया। घुसपैठ के लिए पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा हाजी पीर दर्रे का इस्तेमाल किया था, क्योंकि 1949 के कराची समझौते के बाद यह इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। इसलिए भारत का इस रणनीतिक दर्रे पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। हाजी पीर दर्रे पर कब्जा करने की जिम्मेदारी भारत की 3 बटालियन 1st पैरा, 19th पंजाब और 4th राजपूत को दी गई। 1st पैरा को दर्रे के पश्चिमी हिस्से की पाकिस्तानी पोस्ट संग, सार और लेड वाली गली पर, 19th पंजाब को दर्रे के पूर्व में बेडोरी पर और 4th राजपूत को बेडोरी होते हुए हाजी पीर दर्रे पर कब्जा करना था। 25-26 अगस्त की रात जब 1st पैरा बटालियन ने चढ़ाई शुरू की तो तेज बारिश होने लगी। कश्मीर की हाड़ कपा देने वाली ठंड और भीगते कपड़े भारतीय सैनिकों के लिए हर कदम फिसलन भरा था।
और हर चढ़ाई दुश्मन की नजरों से बचकर पूरी करनी थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी और भारत को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अगली सुबह फर्स्ट पैरा की दूसरी यूनिट के जवानों ने रणनीति बदली और छोटे छोटे दस्तों में हमला किया। सूरज निकलने से पहले ही संघ पोस्ट पर तिरंगा लहरा चुका था। पाकिस्तानी सेना अपनी लाशें छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस जीत के बाद फर्स्ट पैरा ने सार और लेड वाली गली पर भी कब्जा कर लिया। 19th पंजाब की दूसरी बटालियन को बेस कैंप से आगे बढ़े हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन लगातार बारिश और खतरनाक फिसलन ने उनका रास्ता रोक रखा था। बेडोरी तक पहुंचना तो दूर, वे ठीक से जम भी नहीं पा रहे थे। हालात और बिगड़ गए जब उनका राशन खत्म हो गया। एयर ड्रॉप के जरिए भेजा गया खाना भी गलती से दुश्मन के कब्जे वाले इलाके के नाले में गिर गया। ऐसे कठिन समय में रणनीति में बदलाव किया गया। अब आदेश था कि फर्स्ट पैरा अकेले ही हाजीपीर दर्रे पर चढ़ाई करेगा और फिर 28 अगस्त की सुबह ठीक 10 बजे फर्स्ट पैरा ने दुश्मन की तमाम रुकावटों को पार करते हुए हाजीपीर पास पर तिरंगा फहरा दिया। अगले ही दिन 29 अगस्त की सुबह 6 बजे तक 19 पंजाब ने भी आखिरकार बेडोरी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने कुंथार की गली पर जीत दर्ज की और 1 सितंबर को हाजीपीर पास तक पहुंच गए। विजय की इस ऊंचाई पर कई दिनों की भूख मिटाने के लिए उन्होंने पहली बार चैन से खाना खाया। 10 सितंबर तक भारतीय सेना ने जिन सभी पोस्टों पर कब्जा किया था उन्हें रणनीतिक रूप से आपस में जोड़कर पूरे हाजीपीर दर्रे पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इस सफलता का एक बड़ा लाभ ये हुआ कि जहां पहले उरी से पुंछ तक पहुंचने के लिए करीब 282 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता था, अब वह दूरी घटकर महज 56 किलोमीटर रह गई। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह से धराशायी हो चुका था। जो योजना भारत को तोड़ने की थी वो खुद पाकिस्तान की हार की वजह बन गई। अखनूर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता था। पाकिस्तान का प्लान था इस पर कब्जा कर भारतीय सेना की आवाजाही ठप करना। इसलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नाम से एक और नापाक योजना बनाई। 1 सितंबर की सुबह पाकिस्तानी सेना ने छम्ब सेक्टर पर हमला बोल दिया और तभी नदी तक पहुंच गई। यहाँ से अखनूर कुछ ही किलोमीटर दूर था। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। हालात गंभीर होने लगे। थल सेना प्रमुख और एयरफोर्स चीफ तुरंत रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना फिलहाल जम्मू में तैनात है और उसे सीमा तक पहुंचने में वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए दोनों सैन्य प्रमुखों ने वायुसेना की मदद लेने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बिना समय गवाए एयरफोर्स को छम्ब सेक्टर पर हमला करने की अनुमति दे दी। ठीक 1 घंटे बाद 5:45 पे पठानकोट एयरबेस से भारतीय वायुसेना के 8 वेम्पायर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। अंधेरा होने तक भारतीय एयरफोर्स ने 13 पाकिस्तानी टैंक और 30 से 50 वाहनों को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री समझ गए थे कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, वरना ये ऐसी हरकतें करता रहेगा। उन्होंने 2 और 3 सितंबर को कैबिनेट की बैठकें बुलाई और पाकिस्तान पर अटैक करने की योजना बनाई। पहले योजना बनी कि 7 सितंबर की सुबह 4 बजे हमला किया जाएगा, लेकिन पश्चिमी कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने निर्णय लिया कि हमला 1 दिन पहले ही यानी 6 सितंबर को शुरू किया जाएगा। इस सैन्य कार्रवाई का कोड नेम था बेंगल। पाकिस्तान को इस हमले की खबर न लगे, इसलिए जनरल हरबख्श सिंह शिमला में पूर्व से निर्धारित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम समाप्त होते ही हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान से सटे इलाके में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। इसके बाद भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुसी और कुछ ही घंटों में डोगराई के उत्तर में भसीन, दोगाइच और वाइग्रियान पर कब्जा कर लिया। 22 सितंबर की सुबह 5:30 बजे भारतीय सेना ने डोगराई पर भी कब्जा कर लिया। अगले एक दिन भारतीय सेना डोगराई से लाहौर पर गोले बरसाती रही। पाकिस्तान के ऊपर लाहौर भारत के हाथों में जाने का खतरा मंडरा रहा था। भारत के लाहौर को घेर लेने के बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक के तौर पर अपनी सेना और टैंक पंजाब की ओर मोड़ दिए। उस समय पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए एडवांस टैंक्स थे और भारत 1962 की जंग से उभर रहा था। पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा करना चाहता था। अमेरिकी पैटर्न टैंक्स की मदद से पाकिस्तान ने भारत की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर खेमकरन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान का अगला निशाना था असल उत्तर गांव। पाकिस्तानी सेना अपने करीब 300 टैंक और 10,000 सिपाहियों के साथ इस गांव की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान की तुलना में ना भारत के पास इतने एडवांस टैंक थे और ना ही इतनी फौजी ताकत थी। ऐसे में 4th ग्रेनेडियर ने पाकिस्तानी टैंक के रास्ते में पानी डाल दिया। टैंकरों और नहर से गन्ने के खेतों में पानी डाला गया, जिससे मिट्टी दलदली बन गई। इसके बाद मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने अपने सिपाहियों को खास हॉर्स शू डिफेंस अपनाने का हुक्म दिया। इसमें सभी सिपाही यू के आकार में फॉर्मेशन बनाकर इलाके की रक्षा करते हैं।
भारतीय सेना ने असल उत्तर के गन्ने के खेतों में छिपकर ऐसा ही एक फॉर्मेशन बनाया और पाकिस्तानी टैंक और फौज का अपने बिछाए दलदल में फंसने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पाकिस्तानी पैटर्न टैंक दलदले रास्ते में आए, उनकी रफ्तार धीमी हो गई। कई टैंक दलदल के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी 4th ग्रेनेडियर के छिपे हुए सिपाहियों ने पाकिस्तानी टैंकों के पास आते ही उन पर हमला लॉन्च कर दिया। इस टैंक युद्ध को दूसरे विश्व युद्ध में क्रुक्स में हुए युद्ध के बाद सबसे बड़ा टैंक युद्ध माना जाता है। असल उत्तर की लड़ाई के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद एक मोबाइल टैंक गन की कमान संभाल रहे थे। उनकी यूनिट एक टैंक पर हमला करने के बाद तुरंत तेजी से अपनी पोजीशन बदलती, जिससे जवाबी फायर करते दुश्मन को चकमा दे सके। ऐसा करते करते उन्होंने 9 सितंबर को ही 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक मार गिराए। कई पाक सिपाही अपने टैंक युद्ध भूमि में छोड़कर भी भाग गए। माना जाता है कि इसी दिन अब्दुल हमीद का नाम परमवीर चक्र के लिए भेज दिया गया था। 10 सितंबर को लड़ाई फिर शुरू हुई। इस दिन फिर एक बार अब्दुल हमीद और उनकी पूरी बटालियन ने पाकिस्तानी टैंकों पर हमले शुरू कर दिए। इस दिन अब्दुल हमीद ने कुल 3 टैंक मार गिराए, लेकिन आखिर में भारत का वीर सिपाही एक पाकिस्तानी गोले का शिकार हो गया। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने असल उत्तर की लड़ाई में 100 से भी ज्यादा पैटर्न टैंक गंवाए। जहां पाक सेना की हार हुई, वह चारों तरफ उनके टैंक ही बिखरे पड़े थे, जिसके बाद इस इलाके का नाम ही पैटर्न नगर पड़ गया। इस जंग में हारकर भागे हुए सिपाहियों में से एक भगोड़े का नाम लेफ्टिनेंट परवेज मुशर्रफ का भी था। वही परवेज मुशर्रफ जो आगे चलकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ और राष्ट्रपति भी बना। यूएन के हस्तक्षेप के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए मान गए। 22 सितंबर को शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा, पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है जो उनकी मजबूरी है। भारत ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भारत ने 1920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था और पाकिस्तान ने 540 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर। भारत के 2735 और पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा। 10 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने युद्ध शुरू होने से पहले वाली पोजीशन पर लौटने की संधि की। संधि साइन करने के अगले दिन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध हालतों में ताशकंद में मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। अगर आप चाहते हैं कि 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध पर भी इसी तरीके की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।